गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। और मेरा नाम है वनीत। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओहो, ये तो ब्लैंक है। चलिए करते हैं। बच्चे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब सभी को मालूम है। हम क्लास 8 7th में पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम तो उसका आंसर है सेल। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम सेल के बारे में। सेल क्या होता है, इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने किया बच्चे? रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या देखा कि एक ट्री की ब्रांच में से उसको कॉर्क ली। उन्होंने क्या ली? ट्री की ब्रांच की कॉर्क कैसी होती है मैं आपको दिखा दूँ। जैसे हम बूरा नहीं होता लकड़ का, ठीक है, आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा। उसने उस कॉर्क को देखा। देखो, नेक्ड आई के साथ हम कुछ नहीं बता सके कैसा था सेल। उसने इसको ऑब्ज़र्व किया किसके नीचे? माइक्रोस्कोप के नीचे, जो उस वक्त माइक्रोस्कोप थे। तो उसे ऐसा लगा कि ये जो कॉर्क है वो छोटे छोटे डिब्बों से बनी हुई है। ठीक है, जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसे ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ऐसा छोटे छोटे डिब्बे आपस में जुड़े हुए थे। तो उसने इन छोटे से डिब्बों जिनको क्या बोला? इसको नाम दिया सेल। सेल बच्चे वर्ड आया कहाँ से? ये एक लेटिन वर्ड है, लेटिन भाषा, लेटिन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है अ लिटल रूम। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है? ए लिटल रूम, अ लिटल रूम। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कॉर्क की पिक्चर दिखा देता हूँ। ऐसा होता है कॉर्क। आप सभी ने देखा होगा लकड़ का, जैसे कारपेंटर होते हैं ना, कारपेंटर जब लकड़ को छीलते हैं ना, कुछ भी मेज वगैरह में जो छीलने के बाद जो बुरा सा रह जाता है उससे हम क्या बोलते हैं? कॉर्क। ओके, चलिए, तो इसी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और उसने कहाँ से? एक ट्री की कॉर्क ली थी। कॉर्क को जब एग्जामिन किया उसने कहा कि कॉर्क किसकी बनी हुई है? ऐसे छोटे छोटे डिब्बों की बनी हुई है। तो छोटे छोटे डिब्बों को उसने क्या बोला? सेल। तो फर्स्ट हमारा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं सेल के। ठीक है, इस एक्टिविटी को आगे नॉलेज बढ़ाने के लिए देखो, ये एक और पिक्चर है कि चलिए नेक्स्ट पे करते पहले। उसने इसको आगे बढ़ाने के लिए हम एक्टिविटी शो करते हैं। क्या कौन सी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी दी हुई है? अनियन पील की। अनियन पील मतलब जब प्याज को जब हम उसका जो कनकेव पार्ट है, कनकेव पार्ट मतलब कि ऊपर से, ठीक है, ऊपर से हम उसको जब एक लैब में होता है फोरसेप्स चिमटे की तरह होती है ना, उससे हम अनियन की एक छोटी सी पील निकालेंगे। पील निकालने के बाद, ठीक है, पील का मतलब क्या होगा? ऐसे बच्चे, ऐसे अगर मान लो ये प्याज है ना, इसके छिलके वगैरह उतार कर जो इसका अंदर वाला पार्ट यहाँ से एक फोरसेप चिमटे की तरह एक हम तोड़ लेंगे। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइस कह लो, है ना, या पील। इसे हम क्या बोलेंगे? पील। तो उस पील को जब उसने एग्ज़ामिन करते हैं हम किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। देखो, ऐसा नहीं है कि हमने उतारी और एज इट इज़ माइक्रोस्कोप के नीचे एग्ज़ामिन कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको उतार कर वाटर ग्लास लैब में, वॉच ग्लास किस में रखेंगे? वॉच ग्लास में, विच कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इसलिए ताकि उसमें फोल्ड वगैरह ना हो। जो ये पील है ये फोल्ड वगैरह ना हो जाए, इसलिए हम
इसमें थोड़ा सा वाटर रखते हैं और उसके बाद एक लेते हैं ग्लास स्लैब। क्या लेते हैं? एक ग्लास स्लैब। ऐसी होती है आपकी ग्लास स्लैब। इसके ऊपर हमने रखा उस पील को, अनियन पील को, ठीक है, अनियन पील। इसको कवर कर देना है हमने एक अनदर टाइप ऑफ ग्लास स्लैब, कि इसके ऊपर एक और ग्लास स्लैब हम रख देते हैं। ग्लास स्लैब रखने से पहले हम इसके ऊपर कुछ सैफरिन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। सैफरिन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर क्या रख देंगे? एक स्लैब, स्क्वायर टाइप की होती है वो स्लैब हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्ज़ामिन करेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर एग्ज़ामिन करने के बाद हमने क्या पाया कि जो अनियन पील है उसकी शेप कैसी होती है? ऐसी हमें मिला। जो अनियन पील है उसकी शेप हमें कैसी मिली? ऐसी। देखो ये छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं। जो बीच में ये आपको डॉट्स, ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? न्यूक्लियस। और जो डब्बे हैं इनको उन्होंने क्या दिया नाम? सेल्स। ठीक है। ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया था कि उसको ऐसे छोटे छोटे डब्बे, जैसे ये हनी कॉम, मधुमक्खी का छत्ता है एक्चुअली जो ऊपर। तो उसने देखा कि जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर उसने देखा कॉर्क का, तो उसने देखा वो कैसा असेंबल कर रहा था, ऐसा मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटे छोटे डब्बे उसमें थे। तो वही उसी तरह से शेप बन रही है ना। ये देखो छोटे छोटे डब्बे, ये छोटे छोटे डब्बे मिलकर जुड़कर इन्होंने एक क्या बना दिया? अनियन, बड़ा अनियन पील। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये अकेला प्लांट्स में ही होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, वो भी किसके बने होते हैं? सेल्स के। ठीक है। तो चलिए सेल के बाद कुछ सेल की डिस्कवरीज हुई थी, उनके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ के साथ नोट करते जाना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। ओके। उसके बाद ली वेनहोइक नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या देखा? उस वक्त ली वेनहोइक के वक्त जो माइक्रोस्कोप था वो कुछ इम्प्रूव हो चुका था। ठीक है। पहले से ज़्यादा बेटर क्वालिटी का आ गया था। तो उन्होंने देखा कि पॉन्ड वाटर में भी उन्हें क्या मिले? फ्री लिविंग सेल्स। कहाँ? पॉन्ड वाटर में। ठीक है। फिर उनके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सेल के अंदर क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। इन 1831 की बात है जब रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। जो मैंने आपको डॉट डॉट के पार्ट्स दिखाए थे ना न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, सॉरी, ये ब्लैक जो डॉट पार्ट्स है, तो ये किसने बताया हमें? रॉबर्ट ब्राउन ने, कि इनके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट इनके बाद भी हैं हमारे पास। आई होप आपने ये लिख लिए होंगे, तो मैंने इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए एक बार आप फिर नोट कर सकते हैं। चलिए, तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए हमारे पास पुरकिंजे। कितना अजीब सा नाम है ये, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ही अजीब है। तो उन्होंने जो हमारा एक सेल था ना, सेल के अंदर एक तो उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस बता दिया, तो एक उसमें क्या था? एक लिक्विड पार्ट, एक क्या था? लिक्विड पार्ट। तो उस लिक्विड पार्ट को क्या नाम दिया गया? प्रोटोप्लाज्म। जो लिक्विड पार्ट था किसने नाम दिया? पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आई वो थी हमारी
स्क्लेडन और स्क्वान, ये दो बायोलॉजिस्ट थे। कौन कौन से? स्क्लेडन एंड स्क्वान, ये दो बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया हमें? इन्होंने दिया सेल थ्योरी, जो मेन है सेल थ्योरी कि जो कहा कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब किसके बने होते हैं? सेल्स के। किसके बने होते हैं? सेल्स के। किन्होंने कहा था? स्क्लेडन एंड स्क्वान ने। इन्होंने फर्स्ट सेल थ्योरी दी हमें, ठीक है। उसके बाद आए हमारे पास विर्चॉव, इसके बाद आए हमारे पास विर्चॉव, वेट तो विर्चो नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सेल थ्योरी को और आगे लेकर गए, ठीक है। और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स अराइजेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स कि जो पहले ही एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स, उन्हीं में से ही नए सेल्स जन्म लेते हैं। ये किसने दी? ये थ्योरी किसने दी? विर्शॉ ने। ओके, तो 4-5 साइंटिस्ट के मैंने आपको नाम दिए जिन्होंने सेल थ्योरी के ऊपर, सेल के ऊपर वर्क किया, ठीक है। तो आई होप, चलिए आप यू हैव गॉट इट व्हाट आई सेड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अनियन पील, वापस ही चलते हैं अनियन पील के ऊपर, ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए, वॉच ग्लास ली, वॉच ग्लास के ऊपर देखा तो हमें क्या मिला? ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ऐसा स्ट्रक्चर मिला। तो इस स्ट्रक्चर पे एक आगे सर्च हुई, कह लो क्या, कि उन्होंने कहा अगर हम अनियन है वो सेम साइज़ का लें या अलग साइज़ का लें, क्या उनका स्ट्रक्चर सेम होगा? तो क्या पाया गया? चाहे तो आप छोटा अनियन ले लो, चाहे आप बड़ा अनियन ले लो, तो क्या पाया गया? जो अनियन था उनके जो जब माइक्रोस्कोप के अंडर एग्ज़ामिन किया गया तो उनका स्ट्रक्चर क्या था? सेम। स्ट्रक्चर क्या था? सेम। कि सभी में ही हमें क्या मिला? ऐसे सभी अनियन पील्स में हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर मिला, सभी के बीच में हमें न्यूक्लियस मिला, सभी में हमें जो डब्बे थे जुड़े हुए मिले, ठीक है। बस फ़र्क कहाँ आया? साइज़ एंड शेप में, कि जो बड़ा वाला था उसके जो सेल्स थे वो थोड़े से ज़्यादा बड़े थे और जो छोटे वाले थे उसके सेल थोड़े छोटे थे, ठीक है। साइज़ शेप क्लियर है? ओके, तो चलिए नेक्स्ट बच्चे, ये डायग्राम, ये फिगर है अमीबा की। अमीबा, अब देखो सेल जो है वो एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, ठीक है, एक तो मैं कह सकता हूँ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? जिसमें क्या हो? सिंगल सेल। और दूसरा मल्टी सेलुलर, जिसमें काफ़ी सारे सेल्स हो। जैसे कि मल्टी सेलुलर की एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, फंगी, ठीक है। यूनिसेलुलर की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मल्टी सेलुलर की एग्जांपल क्या हो सकती है? ह्यूमन बींग्स और फंजी, और भी काफ़ी सारी हैं, वो आप खुद सोच सकते हो, ठीक है, बता सकते हो। तो अगर मैं सिंगल सेल की बात करूँ तो मेरे पास यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, वो है। एक एग्जांपल की बात करूँ तो वो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे अमीबा। अगर आप यहाँ पे देखो, या ये अमीबा की फिगर है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस, डायग्राम में क्या है? एक ही न्यूक्लियस है। ये सारे सेल्स के पार्ट, सेल्स के ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सूडोपोडिया, साइटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म था वो बाद में साइटोप्लाज्म बन गया।
सूडोपोडिया, ठीक है, फूड, ये बस वैक्यूल, क्रोमोसोम, लाइसोसोम सभी इसमें मिलेंगे। क्या अब एक न्यूक्लियस है तो मतलब ये क्या है, सिंगल सेल, इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब और एग्जांपल क्या हो सकती है, अगर आपको बताऊं तो अमीबा तो है ही, साथ में पैरामीशियम, पैरामोशियम, इट इज़ आल्सो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लेमिवॉन्स, इट इज़ आल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल फंजी। अब देखो अगली बात जो है हमारी, शेप एंड साइज आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अमीबा है वो कंटिन्यूसली मूव करता है ना, जब वो कंटिन्यूसली मूव करता है तो उसका जो सेल है उसके सेल की शेप भी चेंज होती रहती है, उसके सेल की शेप भी चेंज होती रहती है। शेप चेंजेस एज अमीबा मूव्स और चेंजेस, बिकॉज ये डिपेंड करता है उनके फंक्शन के। हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। जिनके पास सिंगल सेल है, जिनके देखो सेल सेम भी हो सकते हैं, सेल डिफरेंट फंक्शंस के भी हो सकते हैं। जिनके पास सिंगल सेल है वो अपना काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सेल के अंदर काफ़ी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि परफेक्ट काम अपना कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, और एक मैंने आपको एग्जांपल बताई थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। शेप एंड साइज़ के बारे में आपको बता दें कि शेप एंड साइज़ आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वैसे ही उनकी शेप और साइज़ होते हैं, ठीक है। अब ईच लिविंग देखो ये, चलिए बाद में ईच लिविंग सेल, अगर मैं सेल की बात करूँ, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। देखो दो तरह के सेल होते हैं, एक लिविंग सेल और एक नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। अभी हम बात कर रहे हैं लिविंग सेल्स की। तो लिविंग सेल में अगर मैं बात बताऊँ, ये अपना फंक्शन अपने आप कर सकते हैं, दे आर एबिलिटी, इनकी वजह से तो हम जी रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसका मतलब क्या है कि सेल के अलावा ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। सेल ही है जो हमें सारे काम करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात ले लूँ, ठीक है, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, राइट। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, different functions like बताओ बच्चे, स्टमक का क्या काम होता है, डाइजेस्ट फूड। और बताओ, आइज़ का काम देखना, टू सी, ठीक है। हार्ट का काम टू पंप ब्लड। कर रहे हैं ना ये सारे काम। अब सबका सब तीनों का काम, ये तो मैंने तीन एग्जांपल ही है ना, तीनों का काम क्या है, अलग अलग है। क्या सेम काम कर रहे हैं, नहीं, तीनों का काम क्या है, अलग अलग। तो ईच सेल हैज़ डिफरेंट फंक्शन, दे आर हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एंड अब देखो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं आपके एनसीईआरटी की बुक, उसी में से उठाई हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, स्मूथ मसल सेल, जो फर्स्ट है हमारे पास, ये कौन सा सेल है, स्मूथ मसल सेल, ठीक है। फिर ब्लड सेल की अब देखो इन सब का शेप और साइज़ क्या है, डिफरेंट है या नहीं, शेप और साइज़ क्या है इनका, डिफरेंट। स्मूथ सेल इस तरह का होता है, ब्लड सेल इस तरह। अब ब्लड सेल में भी तीन तरह के सेल होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, है ना। रेड ब्लड सेल की शेप अलग होती है, वाइट ब्लड सेल की शेप अलग होती है। जो ये है हमारा नर्व सेल हमारे ब्रेन में पाया जाता है, इसकी शेप देखो बाकी सेल्स के कंपैरेटिव क्या है, डिफरेंट है, ठीक है।
तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स थी जो ह्यूमन बीइंग में होती है हमारे डिफरेंट सेल्स, राइट, डिफरेंट शेप और साइज रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। अब जिनके पास, ये तो हम मल्टी सेलुलर हो गए कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि काफ़ी सेल्स हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं, वेट, देखो ह्यूमन बीइंग है उनके पास तो भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो ऐसे फंक्शंस कैसे कर पाते हैं, कर तो वो भी पाते हैं, लेकिन वो ऐसे फंक्शन कैसे कर पाते हैं ना, उसका रीज़न क्या है कि बच्चे ईच सेल कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है कि बस ये एक साइंटिफिक वर्ड है, ऑर्गेनेल्स साइंस में यूज़ कर लो कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, हिंदी में बात करूँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स कि सेल किसका बना होता है, ऑर्गेनेल्स का। ऑर्गेनेल्स को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या होगा, ये पार्ट्स। जैसे कि इसके सेल के कौन कौन से पार्ट्स होंगे हमारे पास, कह लो आप वैक्यूल, वन ऑफ इट है ना, ये आगे पढ़ेंगे, राइबोसोम और न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे क्या हैं, हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। अब देखो हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है, किसी का काम होगा डाइजेस्ट करना, किसी का काम होगा, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एग्जांपल ले लूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसे हम ह्यूमन बीइंग में क्या है, हम सांस अंदर बाहर लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह जो सेल की अगर बात करूँ, जो सिंगल सेलुलर होंगे है ना, उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो मल्टी सेलुलर में भी। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कोई काम करेगा, क्या इसका ये स्पेसिफिक फंक्शन है कि ये मूवमेंट ऑफ गैसेस कह लो या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट करता है कि सेल के अंदर जाना सब्सटेंसेस का, और सेल के बाहर जाना, अंदर और बाहर। वो प्रोसेस होता है कौन सा, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है बच्चे। ऐसे ही कोई क्या करेगा, मेक न्यू मटेरियल, जो वैक्यूल्स वगैरह हो गए, राइबोसोम वगैरह हो गए, वो क्या करेंगे, मेक। ऐसे ही उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे फंक्शन कह लो या पार्ट्स कह लो, जो क्या करेंगे, मेक न्यू मटेरियल्स, नए मटेरियल बनाएंगे, या कोई कुछ होंगे वो क्या करेंगे, क्लियर। अब वेस्ट मटेरियल हम क्या करते हैं, थ्रू आउट कर देते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स। ऐसे ही जो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर जो जानवर हो गए या कैसे भी हो गए, हम में भी कैसे की जो क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, सेल के अंदर ही चीज़ होती है जो क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को क्या कर देती है, ख़त्म, क्लियर कर देते हैं। ऐसे अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारे सेल की, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ फिगर्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टमक की बताई थी, एक्चुअली इसकी माइक्रोस्कोप की, है ना, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिगर देख सकते हो, जो मैंने अनियन पील वाली आपको स्लाइड बताई थी ना, वो ये रहा, अनियन पील कहाँ पे रखा हुआ, ये, ठीक है। और ये ऊपर ये आपका क्या है, लेंस, जिसके थ्रू हम व्यू कर रहे हैं यहाँ ट्यूब से, ठीक है। ये हमारा अनियन पील पड़ा है यहाँ पे, कंडेंसर, बॉडी ट्यूब, यहाँ से हम उसकी जो पावर है माइक्रोस्कोप की वो एडजस्ट कर सकते हैं, क्वार्ट्स एडजस्टमेंट या फाइन एडजस्टमेंट, यहाँ पे लेंस, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फिगर है। ठीक है बच्चे, तो हम चलते हैं फर्स्ट, सबसे पहले सेल का जो फर्स्ट ऑर्गेनेल की बात करूं अगर मैं, तो वो है, अब अगर दो क्वेश्चन पुट किए जाए आप इजीली बता सकते हो कि
व्हाट आर सेल मेड अप ऑफ, तो आप बोल दोगे सेल ऑर्गेनल, सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, सिंपल आंसर। सारे क्वेश्चन जैसे कि आपको मैंने बताए थे कि साइंटिस्ट के नाम आ सकते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, वो किसने डिस्कवर किया, लेवेनहुक आ गया, स्क्वेडन एंड स्कॉन आ गया सेल थ्योरी देने वाले, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट चलते हैं। जो सेल के ऑर्गेनल्स जैसे मैंने आपको बताए थे ना डिफरेंट पार्ट्स, अगर मैं रफ सी डायग्राम बनाऊँ सेल की ऐसी होगी बच्चों, ये मान लो ये है सेल, सिंपल। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि एनिमल सेल या प्लांट सेल, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है, काफ़ी हद तक नहीं, बस एक दो चीज़ें जैसे कि सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। इससे में हमें क्या मिलेगा, मान लो ये मेरी क्या है, चलो एक बार छोड़ो, वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो इसे। बीच में हमारे होगा न्यूक्लियस, है ना, फिर वैक्यूल्स, गोल्गी अपरेटस भी होगा, क्रोमोसोम, ये लिक्विड पार्ट, इसे हम क्या, जो लिक्विड पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये फिगर है बच्चे हमारी, ठीक है। अब ये क्या है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो साइड से हमें शेप दे रहा है, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्क्वायर शेप, इट इज बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ज़्यादातर जो हमारे पास सेल होते हैं, हर एक सेल में तीन चीज़ तो होते ही होती हैं, कौन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी कि क्या होती हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा क्या होता है, जो गैसेस हैं अंदर बाहर जाती हैं, नॉट ओनली गैसेस, एनी सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी बता दिया आपको, मेन पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, वन ऑफ द मेन पार्ट्स कह सकते हैं। और साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं कहूँ कि जैसे हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होता है, वो किसके थ्रू होता है सेल में, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देता हूँ, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे, कि ये हर एक को बाहर अंदर जाने नहीं देती, कि जो वेस्ट मटेरियल होगा सिर्फ उसे ही सेल से बाहर जाने दिया जाएगा, जिसकी ज़रूरत होगी उसको सेल के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारा फर्स्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की पैसेज किस प्रोसेस के थ्रू होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसके प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की डेफिनेशन में लिख दूँ एक बार। डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लिख लो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़ होना हम बोलते हैं ना, डिफ्यूज़, हाई से जब हम लो की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, डिफ्यूज़न। मान लो कार्बन, अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी,
ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है। तो मैंने क्या कहा, अब सेल को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं चाहिए हमें, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो ये क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ धकेल देगी थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं सेल से। उसी तरह अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रोसेस क्या होगा कि मान लो हमारे पास बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और अंदर ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, कम। हमें ऑक्सीजन और चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अब हायर कंसंट्रेशन से अब बाहर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में बाहर हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा, बाहर से हमारे पास अंदर आ जाएगी। ये ऑक्सीजन बाहर से हमारे पास अंदर आ जाएगी और हमारी अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऐसे ही होता रहेगा, जब अंदर ज़्यादा बढ़ गई तो बाहर चली जाएगी, बाहर बढ़ गई तो अंदर आ जाएगी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। इस तरह से हमारे सेल के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टेक्स प्लेस करती हैं, ठीक है। एक आपके पास और डेफिनेशन है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस बच्चे इससे थोड़ा सिमिलर ही है, बस उसमें क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। जब यहाँ पे क्या थे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास गैसेस थी, है ना, नॉट अ वाटर। ऐसे ही वाटर के एक्सेप्ट में कोई और सब्सटेंसेस हो गए तो ऐसा प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलेंगे। लेकिन अगर हाई वाटर कंसंट्रेशन, देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया वाटर, वाटर कंसंट्रेशन से कहाँ जाए हम, लो वाटर कंसंट्रेशन। जब वाटर बीच में आ गया, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस, ओस्मोसिस। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। ये नोट कर लो, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अदर देन वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसके थ्रू होती है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सीधा 3 सोल्यूशन लेने हमने। सोल्यूशन एक्चुअली क्या किया, एक पानी में मैंने क्या डिज़ोल्व कर दिया, वाटर में हमने शुगर कह लो या साल्ट, शुगर और साल्ट, ठीक है। एक मैंने लिया बीकर, ठीक है, उसके अंदर बीच में मैंने रख दिया ये मैंने रख दिया प्लांट सेल या एनिमल सेल बोल दो इसे, चाहे कह लो प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल। और बाहर मैंने रख दिया शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट में क्या बोल दूँ उसको, शुगर सॉल्यूशन। अब देखो बच्चे, अगर शुगर की मात्रा बाहर ज़्यादा होगी, है ना, और अंदर कम होगी, शुगर की मात्रा बाहर ज़्यादा होगी और अंदर कम होगी, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये शुगर क्या करेगी, अंदर आ जाएगी सेल के अंदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को, जो आपका प्लांट सेल था, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो शुगर सॉल्यूशन था वो कहाँ आ गया, अंदर आ गया इसके। तो ये जब अगर पहले इतने साइज़ का था, अब ये कैसा हो जाएगा, बड़े साइज़ का हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये क्या हो जाएगा, स्वेल। तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या किया कि अगर जो प्लांट सेल है
उसके अंदर भी उतना शुगर सोल्यूशन है जितना कि बाहर है, जितना बाहर है उतना ही उसके अंदर है। तो ना तो मूवमेंट अंदर, ना तो शुगर सोल्यूशन अंदर जाएगा, ना ही शुगर सोल्यूशन बाहर जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन। ना तो सेल आपका स्वेल करेगा और ना ही श्रिंक करेगा। ना तो मूवमेंट ऑफ, ना तो शुगर सोल्यूशन अंदर से बाहर जाएगा, ना ही बाहर से अंदर आएगा। नेक्स्ट वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। उसमें क्या होगा आपका कि मान लो बीकर में आपने एक सेल ले लिया, प्लांट सेल या एनिमल सेल। अब जो मैं बाहर सोल्यूशन ले रहा हूँ, शुगर सोल्यूशन ले रहा हूँ, जो मैं ये बाहर शुगर सोल्यूशन ले रहा हूँ, ये कौन सा होगा? इट इज़ लो कंसनट्रेशन। कैसा होगा ये? लो कंसनट्रेशन की मतलब कि बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसमें शुगर क्या होगी? कम होगी। अंदर वाला जो सेल के अंदर मेरे पास जो शुगर होगी वो क्या होगी? मोर, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा? हायर कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन जाती है ना, तो अंदर वाली चीज़, जो अंदर वाली शुगर सोल्यूशन है वो कहाँ चला जाएगा? बाहर आ जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा? बाहर वाली सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। और जो सेल हमारे पास पहले बड़ा था अब वो श्रिंक कर जाएगा, अब वो छोटा हो जाएगा और इसे मैं क्या बोलूँ? श्रिंक करके सेल। तो इस सोल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँ, ठीक है। उम्मीद है आप, चलिए गुड बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।